हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उस्मान खान सर से। ये जो ऑपरेशन के वक्त में कई बार ब्लड रखवाते हैं कि ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, तो उस बारे में कुछ हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सर, ब्लड की रिक्वायरमेंट के लिए इसीलिए हम लोग हर पेशेंट को सर्जरी से पहले जो कुछ प्री एनेस्थेटिक चेकअप होते हैं उसमें से एक सीबीसी टेस्ट भी होता है, जिसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। यूजुअली किसी भी पेशेंट की सर्जरी के लिए जो मिनिमम हम लोग हीमोग्लोबिन रिक्वायरमेंट मान के चलते हैं वो 10 या 10 से अबव मिनिमम होना ही चाहिए। अगर किसी पेशेंट का प्री ऑप चेकअप में ही अगर लगता है कि उसका हीमोग्लोबिन 10 से कम आ रहा है, किसी का 6 या 7 या 8 है, तो उसको हम लोग सर्जरी से पहले ही ब्लड चढ़ाते हैं और उसका हीमोग्लोबिन लेवल 10 पे लेके आते हैं। कभी कभी सर्जरी, जिस तरह की जटिल सर्जरी होती है, इसमें हमको लगता है कि इंट्रा ऑप सर्जरी में ब्लड लॉस होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम लोग इन हैंड भी कुछ ब्लड यूनिट अपने पास रखते हैं, ताकि ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के बाद भी अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो हम लोग पेशेंट को ब्लड चढ़ा सकें उसको। साधारणतया जो हमारे इस क्षेत्र में इंजरी के केसेस आते हैं, ट्रॉमा के केसेस आते हैं, जिनको आप ओटी में ले जाकर के ऑपरेट करते हैं, तो क्या ये सिंगल मैन सर्जरी होती है या आपको एक टीम के साथ में उसकी सर्जरी करनी होती है, उसका ऑपरेशन करना होता है? और वो कौन से केसेस है जिसमें अगर टीम की जरूरत पड़ती है, तो इस बारे में भी कुछ जानकारी दें। सर्जरी जो ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी भी फील्ड की सर्जरी हो, उस सर्जरी में कभी भी इट्स नॉट अ सिंगल हैंड सर्जरी नहीं होती, पूरा टीम वर्क ही होता है। इसमें सर्जन होता है, सर्जन के साथ में 1 या 2 असिस्टेंट होते हैं, साथ में उसके अलावा पूरा ओटी स्टाफ होता है, जिसमें वार्ड बॉय होते हैं, प्लस जो हमारे सामान ऑटोक्लेव होते हैं, ऑटोक्लेव करने वाला जो स्टाफ होता है वो अलग से होता है। हमारी मैक्सिमम सर्जरीज में हम लोग एक इन ओटी एक सियाम रहता है, जिसको हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग यूज में लेते हैं, जो कि एक तरह का एक्सरे होता है, जो रनिंग सर्जरीज में हम लोग रिपीटेड एक्सरे करके देखते हैं। तो एक्सरे चलाने वाले टेक्नीशियन होते हैं, वो टेक्नीशियन अलग से होता है। तो यूजुअली एक 5 से 6 लोगों की टीम होती है, वो मिलके ही सर्जरी करती है। सिंगल केवल सर्जन या और एनेस्थेटिस्ट होता ही है पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए। तो सर्जरी ऑलवेज इज ए टीम वर्क, इट्स नॉट ए सिंगल की एक केवल सर्जन है या डॉक्टर अकेला ऑर्थोपेडिशियन है वो सर्जरी कर लेगा, या जनरल सर्जन है या न्यूरो सर्जन है, कोई भी होता है तो उसकी जो भी सर्जरीज होती है ऑलवेज इट्स अ टीम वर्क। तो वो पूरी टीम मिलके ही पूरी सर्जरी करती है। और किसी भी सर्जरी के सक्सेस का और फेलियर में, अगर कोई सर्जरी फेल भी होती है तो वो केवल अकेले सर्जन की वजह से नहीं होती है, और सर्जरी के सक्सेस में भी पूरी टीम का ही हाथ होता है। जब पेशेंट को बाहर शिफ्ट करना होता है, ऑपरेशन ठीक हो जाता है, तो क्या आप तय करते हैं कि अब बीमार को शिफ्ट कर दिया जाए, या जो एनेस्थेटिस्ट आपने अभी एक नाम लिया था वो तय करते हैं कि ये पेशेंट फिट है, शिफ्ट किया जा सकता है? ये डिसीजन एनेस्थेटिस्ट का ही होता है। आफ्टर सर्जरी कंप्लीट होने के बाद में पेशेंट की कंडीशन क्या है, जैसे यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम लोग 3 तरह का एनेस्थीसिया यूजुअली काम में लेते हैं, जिनमें भी लोअर लिम्ब यानी कि पैरों की सर्जरीज होती है, उनमें यूजुअली हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अपर लिम्ब की सर्जरी यूजुअली हम लोग रीजनल ब्लॉक में, जिसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया भी एक तरह से कहते हैं कि रीजनल ब्लॉक होता है, जिसमें केवल हाथ को सुन किया जाता है, उसमें किया जाता है। एंड शोल्डर की सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, या कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें हम लोग स्पाइनल नहीं दे सकते हैं, वो सर्जरी हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में यानी कि पूरा बेहोश करके किया जाता है। तीनों ही तरह के एनेस्थीसिया में ओटी खत्म होने के बाद में पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये असेसमेंट एनेस्थेटिस्ट ही करते हैं, और उनको पेशेंट को पोस्ट ऑप वार्ड में शिफ्ट करना है या आईसीयू में शिफ्ट करना है, ये डिसीजन पूर्णतः एनेस्थेटिस्ट ही लेते हैं। ये जो आईसीयू में शिफ्ट किया जाए बीमार, या आपके अस्थि रोग विभाग के वार्ड में शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर किस प्रकार की केयर दी जाती है? देखिए, आईसीयू में उस पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है जो ड्यूरिंग सर्जरी, या तो जिसका पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हुई है, या सर्जरी खत्म होने के बाद एनेस्थेटिस्ट को लग रहा है कि उसका बीपी प्रॉपर मेंटेन नहीं है, या कभी कभी पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के बाद में पूर्णतः वापस से रिकवर नहीं होता है, जिसको रिकवरी में कभी कभी डिले होता है। स्पेशली जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, उनको एनेस्थीसिया देने के बाद में वापस से होश में लाने में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो उसको पेशेंट को विथ ट्यूब यानी कि जो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया होता है उसी कंडीशन में ही हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करके, और कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वेंटिलेटर पर रखते हैं,
और जब वो दवा का असर खत्म होता है उसके बाद उसको धीरे धीरे हम लोग वेंटिलेटर उसका हटाते हैं। इसी तरह से किसी पेशेंट का अगर ड्यूरिंग सर्जरी ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर काफी फॉल हो गया है और उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाइयां चल रही है, लगानी पड़ती है, तो उस पेशेंट को भी आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ आईसीयू में जो भी स्टाफ होता है और आईसीयू में जो इंटेंसिविस्ट होते हैं वो सब मिलके उस पेशेंट की केयर करते हैं। और जो पोस्ट ऑफ वार्ड होता है उसमें नॉर्मल स्टाफ रहता है, तो पोस्ट ऑफ वार्ड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पोस्ट ऑफ क्या क्या मेडिसिन देनी है, कितना आईवी फ्लूइड देना है, क्या एनालिसिस लगेगा, क्या एंटीबायोटिक लगेगा, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हमारे होते हैं और जो स्टाफ होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय पेशेंट है वो होम सिक होता है, यानी जैसे ही उसको होश आता तो वो कहता है कि मुझे घर जाना है। तो साधारणतया आप कब तय करते हैं कि अब ये बीमार घर जाने लायक हो गया है? ऑर्थोपेडिक की जो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज होती है उनमें यूजुअली हम लोगों का प्रोटोकॉल जो होता है वो ये होता है कि हम लोग हर पेशेंट्स का सर्जरी के 48 आवर्स के बाद में एक ड्रेसिंग चेक करते हैं। अगर पेशेंट्स के वाइटल स्टेबल हैं पोस्ट ऑफ सर्जरी और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है एंड आफ्टर 48 आवर्स की ड्रेसिंग के बाद में अगर हमें लगता है कि ड्रेसिंग क्लीन है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हम लोग सर्जरी के 48 आवर्स के बाद में डिस्चार्ज कर देते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है। हड्डियों में ज़्यादातर केसेस में सर्जरी के बाद में बहुत अच्छा जुड़ाव देखा गया है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हड्डी नहीं जुड़ पाती ऑपरेशन के बाद भी। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। बिल्कुल सही सवाल पूछा सर आपने। इस चीज को हम हमारी लैंग्वेज में नॉन यूनियन बोलते हैं, यानी कि हड्डी का नहीं जुड़ना। हड्डी का नहीं जुड़ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें से जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक ये भी होता है कि जो सर्जरी की गई है वो सर्जरी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं की गई हो, जैसे कि उसका रिडक्शन, जो बोन का जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन प्रॉपर नहीं हो, या बोन का जो फिक्सेशन होता है जो भी हम लोग अंदर पेट या नेल लगाते हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हो, या जो फिक्सेशन किया गया वो स्टेबल नहीं हो, यानी कि इम्प्लांट लगाने के बाद भी फ्रैक्चर में अगर मूवमेंट हो उस कंडीशन में भी नहीं जुड़ती है। इसके अलावा अगर सर्जरी के बाद में सर्जिकल साइट पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक हड्डी नहीं जुड़ने का कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स, पेशेंट के फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे पेशेंट की अगर इम्यूनिटी पावर कम होती है तो उसकी वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जो कि ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी कम करती है, तो उन पेशेंटों में भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और इन्फेक्शन के बाद में हड्डी का नहीं जुड़ना यानी कि नॉन यूनियन होने का खतरा रहता है। इसके अलावा पेशेंट्स जो होता है उसका यूजुअली न्यूट्रिशन लेवल क्या होता है, अगर पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, पेशेंट में प्रोटीन की कमी है, पेशेंट की डाइट प्रॉपर नहीं है, तो वो भी एक हड्डी नहीं जुड़ने का कारण हो सकता है। कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी बोन नहीं जुड़ती है, यानी कि आपने सर्जरी भी अच्छी की है, रिडक्शन भी अच्छा है, फिक्सेशन भी अच्छा है, पेशेंट की डाइट, पेशेंट का न्यूट्रिशन भी अच्छा है, ये सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी जो पेशेंट की जो बोन होती है वो यूजुअली जुड़ने से मना कर देती है, यानी कि उस जगह पेशेंट के फ्रैक्चर पर जो नई बोन का बनना होता है जिसको हम कैलस फॉर्मेशन कहते हैं, वो पेशेंट की बोन खुद से बनाती है। और कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी फ्रैक्चर नहीं जुड़ता है तो उसमें हमको वापस से जो नॉन यूनियन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें दोबारा से रिवीजन सर्जरीज करनी पड़ती है, और उस सर्जरीज में हमको कभी कभी जो इम्प्लांट डाला हुआ होता है उस इम्प्लांट को चेंज करना पड़ता है, और उस इम्प्लांट चेंज के साथ में हम लोग बोन ग्राफ्टिंग का एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग पेशेंट की ही बोन लेके और वहां पे फ्रैक्चर साइट पे हम लोग डालते हैं जिससे कि पेशेंट का फ्रैक्चर यूनाइट हो सके। क्या ये सारे पेशेंट्स, इन सबको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है? क्या ये फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी जाती है या पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज के बाद में घर जाने के बाद भी ये फिजियोथेरेपी चालू रहती है? ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूजुअली जो होता है वो फिजियोथेरेपी, मैक्सिमम पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करना है ये भी डिपेंड करता है अलग अलग फ्रैक्चर और अलग अलग सर्जरीज पे। कुछ सर्जरीज में हम लोग सर्जरी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही हम लोग फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा देते हैं, पेशेंट को वेट बेयरिंग स्टार्ट करा देते हैं, जो हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आके और फिजियोथेरेपी एंड वेट बेयरिंग और सब कुछ चालू करा देते हैं। किसी किसी पेशेंट में फिजियोथेरेपी हम लोग 15 डेज, किसी किसी में हम लोग 21 डेज भी डिले करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि जो पेशेंट्स की जो बोन क्वालिटी है वो कैसा है एंड जो हमने फिक्सेशन किया है वो फिक्सेशन कैसा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अगर कभी कभी फ्रैक्चर ज्योमेट्री होती है वो इस तरह की होती है कि फ्रैक्चर सीवियरली कम्युनिकेट है, यानी कि फ्रैक्चर के अंदर मल्टीपल पीसेस हो गए हैं
और हमें लगता है कि फिजियोथेरेपी के बाद में, सर्जरी के बाद भी फ्रैक्चर हिल सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फिजियोथेरेपी कभी कभी 2 to 3 वीक्स डिले भी करवाते हैं। और वो फिजियोथेरेपी पेशेंट अपने घर पे भी ले सकता है या आसपास किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाके वहां भी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।